भूगोल के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भू आकृति विज्ञान के बारे में स्टडी करेंगे। भू आकृति विज्ञान मतलब लैंड फॉर्म साइंस। ये भूगोल का वो पार्ट है जहाँ पर हम लैंड फॉर्म कैसे होते हैं, वो किन प्रोसेसेस किन प्रक्रियाओं से बनते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। पृथ्वी की सतह पर बहुत तरीके के स्थल स्वरूप हैं, लैंड फॉर्म हैं, और वो बहुत तरीके की प्रक्रियाओं से, बहुत सारे प्रोसेसेस से मिलके बनते हैं। तो उसी की एक सिस्टमैटिक स्टडी वही क्या कहलाती है, भू आकृति विज्ञान। अब जो लैंड फॉर्म्स होते हैं, स्थल स्वरूप होते हैं, वो दो तरीके के फोर्सेस का एक तरीके से रिजल्ट होते हैं। मतलब एक फोर्स जो कि अर्थ के अंदर से आता है, जिसको हम बोलते हैं इंडोजेनेटिक या अंतर्जात बल, और एक जो एक्सोजेनेटिक या बहिर्जात बल। अब कोई भी, जैसे एक पहाड़ है, राइट, एक पहाड़ है, एक माउंटेन है। माउंटेन बना कैसे होगा? सबसे पहले पृथ्वी के अंदर से कोई एंडोजेनेटिक फोर्स आया होगा और निश्चित रूप से वहाँ पर जो समतल हिस्सा है वो ऊपर उठ गया होगा एक माउंटेन के फॉर्म में। अब जो माउंटेन बन गया, जैसे कि अरावली माउंटेन कभी बने होंगे, फिर उसमें बहुत सारे बाहर के जो बहिर्जात बल हैं, जो बाहरी फोर्सेज हैं, वो उसको धीरे धीरे काम करते हुए उसको तोड़ते हैं, उस पहाड़ को। और धीरे धीरे मतलब हजारों लाखों साल में वो पहाड़, फिर हो सकता है कि धीरे धीरे करके वो पहाड़ टूट टूट करके फिर एक समतल, लगभग समतल मैदान बन जाए, है ना। जैसे कि आप जानते हैं कि अरावली पहले बहुत ऊंचे हिमालय जैसे माउंटेन रहे होंगे, लेकिन इस समय अरावली को आप देखेंगे आज के समय में, तो आप पाएंगे कि अरावली में बहुत छोटे मोटे हिस्से बचे हुए हैं। खास तौर पे जो अरावली का माउंट आबू गुरु शिखर के आसपास का जो हिस्सा है वो बचा हुआ है। तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि समय के साथ जो स्थल स्वरूप हैं, जो समय के साथ वो धीरे धीरे करके वो टैबुलेटेड हो जाते हैं, समतल हो जाते हैं। अब जो अंतर्जात बल हैं वो डायस्ट्रॉफिक और सडन, दो तरीके से वो मूवमेंट्स को अंजाम देते हैं। मतलब जो अंदर से एंडोजेनेटिक फोर्स आ रहा है, वो या तो धीरे धीरे करके उस हिस्से को, पृथ्वी की उस सतह को धीरे धीरे करके मूव करता है, या अचानक से मूवमेंट होता है, जैसे कि भूकंप के दौरान होता है, ज्वालामुखी के दौरान सडन मूवमेंट होता है। जो बहिर्जात बल हैं, वो एक्सोजेनेटिक फोर्स है, जो बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेसेस हैं, जिनके थ्रू वो काम करता है। वो प्रक्रियाएं क्या हैं? वेदरिंग है, एरोजन है, और मास वेस्टिंग है। ये क्या है? ये प्रक्रियाओं से क्या क्या बनता है, कौन कौन से लैंडफॉर्म, स्थलाकृतियां बनती हैं, ये हम आगे के टॉपिक में इसको हम स्टडी करेंगे, राइट। तो भू आकृति विज्ञान में सबसे पहले हम क्या समझ रहे हैं कि अंतर्जात बल क्या है। तो अंतर्जात बलों को समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा कि पृथ्वी अंदर से है कैसी, उसकी आंतरिक संरचना कैसी है। तो आंतरिक संरचना को जानने के दो स्रोत हैं। एक तो डायरेक्ट सोर्सेज हैं, क्या, जैसे अंदर से निकलने वाले ज्वालामुखी से जो भी लावा इत्यादि जो पदार्थ निकलते हैं, उसको देख करके हम समझ सकते हैं कि अंदर किस प्रकार का पदार्थ है, उसका घनत्व क्या है, कौन कौन सा मटेरियल है, कौन से तत्व हैं। अप्रत्यक्ष स्रोत भी हैं, इनडायरेक्ट सोर्सेज, जैसे गुरुत्वाकर्षण के मान और चुंबकीय क्षेत्रों के मानों को लेकर के हम समझ पाते हैं कि कहाँ पर मास कितना है, वो मास किस फॉर्म में, मतलब किस स्टेट में, उसकी अवस्था क्या है, लिक्विड है, सॉलिड है। लेकिन हमारी जो सबसे विश्वसनीय जो एक तरीके से सोर्स है हमारे लिए, वो है भूकंपीय तरंगें, साइज्मिक वेव्स। तो साइज्मिक वेव्स कितने प्रकार की होती हैं, और उनसे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कैसे जान सकते हैं। हम आगे देख रहे हैं कि साइज्मिक वेव्स कितने प्रकार की होती है। प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और तृतीयक तरंग। तृतीयक तरंग को हम सतही या एल तरंग, लॉन्ग वेव्स भी बोलते हैं। प्राथमिक तरंगे क्या है? ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं। लॉन्गिट्यूडिनल मतलब जिस तरफ कोई भी तरंग, कोई भी वेव जिस तरफ वो एक्सपैंड कर रही है, उसी की डायरेक्शन में जो उसके कण हैं वो गति कर रहे हैं, समानांतर उसके पैरेलल गति कर रहे हैं, और ये ठोस या द्रव किसी भी माध्यम से होकर गुजर सकती हैं। द्वितीयक तरंगे या एस तरंगे, सेकेंडरी वेव्स, ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं। ये इसमें पदार्थ के कण तरंग की दिशा के लंबवत गति करते हैं, राइट। ये केवल ठोस माध्यम से होकर गुजर सकती हैं। ओके, तो इसका मतलब है कि जो पदार्थ, जो पृथ्वी के एकदम अंतरतम वाला जो हिस्सा है, जो लिक्विड कोर है, जो सॉलिड कोर है, सॉलिड इनर कोर, वो तो सॉलिड है,
इनर कोर, उसके बाहर का एक हिस्सा है जो कि लिक्विड है। अब आप देख सकते हैं कि जैसे चित्र में जो बराबर में चित्र है उसमें आप देख सकते हैं कि जो एस वेव्स हैं वो उस लिक्विड कोर से होकर के नहीं गुजर पा रही हैं। क्यों? क्योंकि वो केवल ठोस माध्यम से होकर के ही गुजर सकती हैं। तो इससे अनुमान लगाया गया कि पृथ्वी के अंदर का जो कोर है उसका बाहरी हिस्सा लिक्विड स्टेट में है, जबकि अंदरूनी हिस्सा सॉलिड है। अंदरूनी हिस्सा सॉलिड क्यों है? चूंकि गर्मी अंदर बहुत ज़्यादा है तो सारा का सारा लिक्विड हो जाना चाहिए, पिघल जाना चाहिए। लेकिन अंदरूनी हिस्सा जो इनर कोर है वो सॉलिड इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर ओवरलाइंग रॉक्स, ऊपर की चट्टानों का बहुत ज़्यादा दबाव है, भार है। आपको पता है कि जब प्रेशर बहुत अधिक होता है तो गलनांक जो है वो बढ़ जाता है, किसी भी पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो उस तापमान में भी वो पिघल नहीं पा रही हैं वहाँ की चट्टानें, क्योंकि ऊपर से प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तीसरे प्रकार की तरंगें एल वेव्स हैं। इनका पृथ्वी के आंतरिक संरचना को जानने में कोई खास योगदान नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई पी या एस वेव सतह पर पहुंचती है अंदर से होते हुए पृथ्वी के, और दूसरे हिस्से में सतह पर पहुंची, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अंदर से होते हुए ये पहुंच रही हैं दूसरे हिस्से पे, तो क्या होता है कि वहाँ पर मतलब जैसे ही वो पहुंचती हैं तो वो एक एल वेव का फॉर्म ले लेती हैं। मतलब एल वेव कोई, एल तरंगे कोई अलग से तरंगे नहीं है, ये अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ किसी भी प्रकार की हो सकती है, और भूकंप के दौरान का विनाश इन्हीं तरंगों के कारण होता है, क्योंकि इनकी तीव्रता सबसे अधिक होती है, गति सबसे कम होती है, और इनकी जो इंटेंसिटी है सबसे ज़्यादा होती है, राइट। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पृथ्वी का जो अंतरतम है, उसका जो इंटीरियर है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे बाहरी हिस्सा या क्रस्ट, उसके अंदर पेंटल, और सबसे अंदर कोर। अब जो क्रस्ट है उसकी मोटाई 45 से 100 किलोमीटर तक की है, राइट। मेंटल उसके नीचे है 100 किलोमीटर की गहराई से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई तक। सबसे अंदर कोर है 2900 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक, राइट। तो आप ये बराबर के चित्र में देख सकते हैं कि ये पूरा डिवीज़न बहुत अच्छे से दिखाया गया है। अब क्रस्ट में खास तौर पे आपको पता है, आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि सिलिका और एल्युमिनियम एलिमेंट्स होते हैं, इसीलिए उसको सियाल परत भी बोलते हैं। मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम तत्वों की प्रधानता होती है, इसको सीमा बोलते हैं। और कोर में निकिल और आयरन, जो भी भारी धात्विक तत्व हैं वो कोर में हैं। जाहिर सी बात है कि जो सबसे भारी तत्व हैं वो जब जिस समय पिघली हुई अवस्था में थी, तो जो सबसे भारी तत्व थे वो कहाँ जाएंगे? वो सबसे अंदर केंद्र की ओर। जो हल्के तत्व हैं वो ऊपर एडजस्ट होंगे। इसको बोलते हैं डेंसिटी डिफरेंशिएशन। ये जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, इसको बोलते हैं घनत्वीय पृथक्करण। तो घनत्वीय पृथक्करण की प्रक्रिया से ही ये 3 परतें बनी हैं, जिनमें सबसे अंदर की परत में इसीलिए सबसे भारी धात्विक तत्व हैं। ठीक है, यही कारण है कि पृथ्वी में बाहर से अंदर की ओर जाने पर घनत्व बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो दबाव बढ़ता जाता है, दूसरी बात क्या है कि जो ज़्यादा घनत्व वाले तत्व हैं, जो ज़्यादा भारी तत्व हैं, वो अंदर की ओर हैं, वो अंदर केंद्र की ओर स्थापित हो गए। आपको पता है कि जो भारी है वो नीचे जाएगा और जो हल्का है वो ऊपर है। इसीलिए जो एल्युमिनियम, सिलिका जैसे तत्व हैं, जो हल्के तत्व हैं, वो क्रस्ट में हैं। अब क्रस्ट और मेंटल के बीच में, और फिर मेंटल और कोर के बीच में ट्रांजिशन जोन्स हैं। मतलब उसको बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी या असांतत्य। मतलब कि जैसे ही हम क्रस्ट से मेंटल में जाते हैं तो जो घनत्व के बढ़ने का मान है वो अंदर जाने पर बढ़ता जाता है, लेकिन वो अचानक से बढ़ता है, इसीलिए उसको बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी। जैसे क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो डिसकॉन्टिन्यूटी है उसको नाम है मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी। पूरा नाम है मोहो रोबिसिक। वैसे ही मेंटल और कोर के बीच में जो डिसकॉन्टिन्यूटी है, जहां पर अचानक से एकदम से जहां पर घनत्व का मान बढ़ता है, जैसे आप देखेंगे जो कोर वाले टॉपिक में लिखा हुआ है कि घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक हो जाता है। तो अचानक से घनत्व बढ़ता है, मतलब 5.5 से ये 9 हुआ, 10 हुआ, 13 हुआ। तो ये जो अचानक से बढ़ना है ये बताता है कि वहाँ पर एक डिसकॉन्टिन्यूटी है मेंटल और कोर के बीच में। तो उसको क्या बोलते हैं? मेंटल और कोर के बीच की डिसकॉन्टिन्यूटी कहलाती है गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी। तो इस तरीके से पृथ्वी अंदर से क्रस्ट, मेंटल और कोर में बटी हुई है। तो आज हम लोगों ने ये समझा कि पृथ्वी अंदर से कैसी है। ठीक है, फिर आगे की क्लासेस में हम देखेंगे कि हम थोड़ा सा सिलेबस का डिस्कशन भी करेंगे, और हम ये देखेंगे
कि पृथ्वी के जो अंदर के जो बल हैं, जो अंतर्जात बल हैं, एंडोजेनेटिक फोर्सेज, वो किस तरीके से काम करते हैं और उनसे कौन कौन सी परिणामी स्थलाकृतियाँ बनती हैं। तो आज के लिए क्लास में अभी इतना ही। अभी मैं रोकता हूँ और फिर इसके बाद एक मैं 5 मिनट का डिस्कशन लेता हूँ, एक डाउट सेशन लेता हूँ, राइट।